जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 88 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज तो हमने एक स्पेशल क्विज़ क्रिएट किया है, मेंटी क्विज़, वो कंडक्ट करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने किसी हद तक कल के लेक्चर में कवर कर लिया था, लेकिन आज फिर भी इसको हमने कल ज़बानी कलामी किया था, आज आपके साथ गो थ्रू करना है हमने इसको, जैसा कि बुक में है। और कंट्रोल्स की केस स्टडीज का कंसेप्ट डिस्कस करना है। पहली चीज, हमारे सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स अभी रहते हैं? 2 टॉपिक्स, ठीक है। चैप्टर ये आईटी वाला तो कंप्लीट हो गया, आज कंप्लीट हो गया, ये अभी इंशाल्लाह 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। क्विज के बाद फिर 2 टॉपिक है, एक कंट्रोल्स चैप्टर 9 और एक है चैप्टर 6 और 5 लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला। लीगल रिक्वायरमेंट्स 3 कौन सा है? लीगल तो 6 कौन सा है? कोई भी नहीं, हाँ 3 है, हाँ जी 2 है, 2 चैप्टर, ठीक है। जो 3 लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला है वो रिप्रोडक्शन वाला ज़्यादा है। एक ज़माने में उसमें केस स्टडी पूछा करता था, अब नहीं पूछता। अब वो लीगल रिक्वायरमेंट जो है एथिक्स की केस स्टडी पूछता है। तो याद रखिए, एथिक्स का जो चैप्टर है ना, जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस थी, वो लाजमी क्वेश्चन आएगा, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अभी बता रहा हूँ, एथिक्स वाले चैप्टर पे इजी मार्क्स वाला है, और उसमें ऐसा है कि आप तीर तुक्का भी चला सकते हैं। अगर आपको थ्रेड पता है ना क्या है, फैक्टर सिग्निफिकेंस के, तो अननोन सिचुएशन भी है ना आसानी, वो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। चैप्टर 20 एथिकल इश्यूज ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट में कंप्रोमाइज नहीं करना, वो आपने लगभग परफेक्ट लेवल पे तैयार करना है, इजी। पहले किसी टेंट में लीगल रिक्वायरमेंट्स में से केस स्टडी पूछता है, किसी में, अब वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में से केस स्टडी, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है केस स्टडी। तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक ही टॉपिक है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम बाद में करेंगे, वो मैंने मंडे को प्लान किया। अच्छा, कल आपकी क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, ठीक है। मंडे को प्रोबेबली आपकी लास्ट क्लास होगी। कल हमने क्या करना है, कल की क्लास हो सकता है थोड़ी आपकी एक्सटेंडेड क्लास हो। मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगा, स्टार्ट सेम टाइम पे होगी, एंड शायद थोड़ा बाद में हो। शेड्यूल मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आ सकता हो आसानी के साथ वो आ जाए, जो नहीं आ सकता उसे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब देख ले हम हैं कहाँ पे। हमारी सिर्फ एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, हमारा रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें एक केस, क्या? कंट्रोल्स की केस स्टडी। बोले कौन सी केस स्टडी? कंट्रोल्स की केस स्टडी। बाकी हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक थे सारे कर लिए, बस 2 टॉपिक रह गए हैं, एक रटे वाला चैप्टर 3 और एक केस स्टडी वाला चैप्टर 9। और चैप्टर 9 अब लेटेस्ट अप्रोच के मुताबिक चैप्टर 18 के साथ केस स्टडी मिक्स होके आती है, इसीलिए चैप्टर 18 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 9 कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके साथ कंबाइन केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग भी करेंगे। अभी इस चैप्टर की केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं ना हुई आईटी वाले की, क्या हुई है कोई? हाँ अभी नहीं, क्योंकि अब वो जो उसकी अप्रोच है वो है कंबाइन इंटीग्रेटेड केस स्टडी की तरफ जा रहा है। आई कैप किस केस स्टडी की तरफ जा रहा है? इंटीग्रेटेड केस स्टडी क्या होती है कि एक चैप्टर नहीं, एक से ज्यादा चैप्टर्स को, एक से ज्यादा कंसेप्ट्स को मिला के एक केस स्टडी में टेस्ट करना। पुरानी केस स्टडी की आई कैप की प्रैक्टिस क्या होती थी? एक केस स्टडी के अंदर एक ही चैप्टर और बाजू का एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से केस स्टडी पूछता था। अब आई कैप की केस स्टडी की प्रैक्टिस थोड़ा इंटीग्रेटेड, ठीक। तो खास तौर पे कंट्रोल में उसने शुरू किया, बाकियों में भी शुरू नहीं किया, लेकिन मैं भी किसी भी वक्त कर सकता है। आपको पता है, एक उसको एक तरीका मिल जाए केस स्टडी का तो उसको फिर एक्सटेंड कर सकता है दूसरे चैप्टर। तो कंट्रोल्स की केस स्टडी में आपको वो मैनुअल भी देगा, एक्टिविटीज, आईटी बेस्ड एक्टिविटीज भी देगा। आईटी बेस्ड एक्टिविटीज हमने चैप्टर 18 में पढ़ी, मैनुअल एक्टिविटीज हमने चैप्टर 9 में पढ़ी। आज के लेक्चर के आधे हिस्से में हमने इसको कंक्लूड करना है आईटी वाले, और बाकी आधे हिस्से में मैंने आपको चैप्टर 9 की केस स्टडी का मटेरियल सिखाना है। चैप्टर 9 पढ़ाना नहीं है, यानी रटे वाला सवाल नहीं आज तैयार करना हमने। चैप्टर 9 में से कौन सा सवाल तैयार करना है? केस स्टडी वाला।
तो आज के हमारा लेक्चर का टारगेट क्या है? नंबर 1, हमने इस चैप्टर में आईटी में से जो कुछ सीखा उसका क्विज होगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप केस स्टडी के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो आपके पास है। दूसरा, चैप्टर 9 में से जो केस स्टडी के कंसेप्ट्स होंगे वो हमने डिस्कस करने हैं। आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल होंगे कि कंट्रोल्स की जो मुश्किल से मुश्किल केस स्टडी है इंशाल्लाह उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 80% के करीब, 80% के करीब, 75 टू 80, 100% नहीं करें, 75 टू 80%। क्लियर? तो पहले स्टार्ट करते हैं क्या? चैप्टर 18 उसका क्विज। ठीक है, चैप्टर 18 में एक कंसेप्ट है जो कि मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कल भी बताया था, स्कोप से बाहर है, हमारा होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो ज़ाहिर कवर करना है, लेकिन वो मैं एंड पे उसको लेके गया हूँ। वो हम जब लास्ट डे होगा तब डिस्कस करेंगे, जिसमें वो डिफरेंट प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो है वो असल में ऑडिट में नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग से डीएसआर का पेपर उधर होना चाहिए था, लेकिन बार आके हमने इंक्लूड किया तो हमने छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन वो बाद में। स्टार्ट करें जी? चलिए, क्विज का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तैयार हैं तो बताइए। ओके, स्टार्ट करें। अच्छा, मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछे चैप्टर 18 को एक सेंटेंस में बताओ ये चैप्टर क्या है, एक सेंटेंस में बताओ चैप्टर 18 में क्या डिस्कस हुआ, क्या बताएंगे? हाँ, चैप्टर 18 में डिस्कस हुआ है कि आप आईटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को, यानी टेक्नोलॉजी को कैसे ऑडिट में यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे ऑडिट में यूज कर सकते हैं, ये डिस्कस हुआ है। अब इसमें कुछ टेक्नोलॉजी है ट्रेडिशनल, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू, जैसे आईटी जनरल कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, और कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 में है ना टेक्नोलॉजी, वो लेटेस्ट है। जो 1 और 2 में है वो ट्रेडिशनल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शेरन लिख लीजिए पहले। पहला क्वेश्चन, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 दोनों के कंसेप्ट है। 4 ऑफिशियली नहीं करवाया था, लेकिन ज़बानी कलाम में डिस्कस कर लिया था मैंने, ऑफिशियली आज कंप्लीट करेंगे इसको, लेकिन क्वेश्चंस के शामिल है। मंथली ग्राफ बनाया, उन्हें पता चला स्पाइक आया, डिप ने स्पाइक, व्हाट हैपेंड? कौन सा एनालिसिस है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, शाबाश, करेक्ट। नेक्स्ट, ये कल डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन आसानी से पता चल गया होगा। देखिए, पुराना सिस्टम क्या होता था, हम कंफर्मेशन लेटर जो है वो सेंड बनाते थे, मैनुअली सेंड करते थे कोरियर के जरिए से, क्लाइंट को पहुंचती थी, वेरीफाई करता था, फिर सेंड आता था। इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो आपने केस स्टडीज में भी जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन केस स्टडी किया तो वो प्रॉब्लम आपने देखी होगी। नंबर 1, रिस्पॉन्स लेट होता था, कई कई हफ्ते लग जाते थे बाज़ औक़ात, और दूसरा, क्लाइंट की टेम्परिंग का खतरा था इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट से लेते हैं, एड्रेस तो हो सकता है फेक एड्रेस दे दे, दूसरी से उसका अपना बंदा हो। तो अब ये ट्रेंड आ रहा है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, वो कंफर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहते सर हमारा पोर्टल लीजिए, क्लाइंट अपना लिंक कीजिए और पार्टीज बताइए, हम आपको उन पार्टी से डायरेक्ट कंफर्मेशन लेके इलेक्ट्रॉनिकली आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई आपका जो रिप्लाई मिला वो उसी सोर्स से मिला कि नहीं मिला। तो ये डिजिटल कंफर्मेशन को यूज करने से टाइम भी कम लगता है, क्विकली रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें,
और फिर ऑथेंटिसिटी भी कंफर्म हो जाती है कि सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं। ये दो बड़ी चीजें हैं। तो डिजिटल कंफर्मेशन हमारे प्रोफेशन में एक नई चीज है, नई चीज है। ठीक है, पाकिस्तान में अभी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई, यूएसए में ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। और उसमें बल्कि उन्होंने एक केस डिस्कस कर रहे थे, 15 साल से उस कंपनी का ऑडिट हो रहा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में फेक डाटा नहीं पकड़ा गया था। डिजिटल कंफर्मेशन पे शिफ्ट हुए, उन्होंने जब ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने की किया उस कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी ने कि ये रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, अपने टेक्निकल टूल्स की मदद, तो पता चला कि ये जो एड्रेस है ये उस कंपनी का नहीं है, किसी और का, जहां से रिप्लाई आता है। तो इससे वो कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर हमने वो फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया, जो 15 साल से जो मैनुअल प्रोसीजर है उससे फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं हो सका था। तो ये डिजिटल कंफर्मेशन, ये कल डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया इसको। आगे चलते हैं। तो टायर है वो ऊपर तक टायर उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं, जहां पे चढ़ना अब नुकसानदेह है, गिर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े दरख्त नहीं है, दरख्त तो नहीं है, लेकिन उन्होंने टायर जो है ना, या बाज़-औक़ात केबल जो होती हैं वो स्टॉक की होती हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है उनको वेरीफाई करना। तो उनके लिए क्या यूज किया जा रहा है? ड्रोन्स। ड्रोन्स को क्या ऑडिट में यूज कर सकते हैं? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि ट्रेडिशनल है? इसलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 में, 1 और 2 में और 3 और 4 में क्या फर्क है भला? 1 और 2 ट्रेडिशनल वाले टूल्स हैं, 3 और 4। इसका दूसरा मतलब पता है क्या, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर आप पास्ट पेपर में पुरानी केस स्टडीज देखेंगे तो वो 1 और 2 की होगी, लेकिन लेटेस्ट एक्सपेक्टेड है 3 और 4 में से। और ये 3 और 4 के लिए आपको तैयार करवाया जा रहा है इस क्विज के जरिए से, क्योंकि पास्ट पेपर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की केस स्टडी नहीं है। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, क्या करना चाहिए? डाटा कैसे कंफर्म करना चाहिए? नहीं, कन्वर्ट कर दे। देखिए, कन्वर्ट करने से डाटा एक्यूरेसी कैसे पता चलेगा? आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के साथ साथ आपने असल टास्क क्या है कि डाटा में से एरर्स को रिमूव करना है। उसने स्टेप्स दोनों इकट्ठे बताए हुए हैं, इस वजह से शायद आपने ये कन्वर्जन को कर दिया। लेकिन याद रखें, डाटा को अगर डाटा गलत है ना, उसका फॉर्मेट आप चेंज करते हैं तो कन्वर्टेड फॉर्मेट में भी डाटा गलत ही रहेगा। डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की कंप्लीटनेस वो कैसे कंफर्म होगी? एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, या कि डाटा को सोर्स से रिकंसाइल करके। इस स्टेप से डाटा एक्यूरेसी, ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन भी करते हैं हम ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में सारी चीजें आ जाए। लेकिन असल चीज क्या है? डाटा एक्यूरेसी कंप्लीटनेस को बी पार्ट कंफर्म कर रहा है, बी। नेक्स्ट, हाँ ये तो पुराना कंसेप्ट उसने पूछ लिया, रिवीजन करवा रहा है हमारी, कोई इतराज तो नहीं आपको? कौन सा फ्रेमवर्क है ये? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। यूजर एक्सेस डाटा को रिव्यू किया जा रहा है।
कौन से वाला इसमें से ऑडिट रिस्क होगा? बी, सी और डी, ये तो सारे गुड है। रिस्क क्या है भैया? उसने रिस्क पूछा, आप शायद उसको समझ नहीं पाए। क्या कह रहा है? विच फाइंडिंग इज क्लियर सिस्टम वेयर ऑडिट रिस्क, जो कि एनालिटिक्स को फॉलो करनी, फ्लैग करनी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए। तो रिस्क आइडेंटिफाई करना था। रिस्क क्या है? एक ही यूजर क्रिएट भी कर रहा है का अप्रूव भी कर रहा है। देखिए, कुछ टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स है स्पेसिफिक टास्क के लिए। ड्रोन्स का एक कॉमन या स्पेसिफिक पर्पस क्या है? इन्वेंट्री काउंटिंग में यूज होता है, ठीक है। और इसी तरह जो डिजिटल कंफर्मेशन है उसका स्पेसिफिक यूज है क्या? कंफर्मेशन में यूज होता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक यूज के लिए है, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो जनरल यूज के लिए, जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज नहीं है। बाकी हर तरह की एक्टिविटी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, और हम चाहते हैं जैसे जैसे प्रॉफिट चेंज हो मटीरियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे, कोई अलग से इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें? जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम ये चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन में से हाई वैल्यू आइटम, रिस्की आइटम अलग हो जाए। अगर इसका अलग से कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं ऑडिट में जिनके लिए स्पेसिफिक टूल है, और जिन एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिक टूल नहीं है उनके लिए फिर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा? जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। क्लियर? ये समझ आ रहा है? तो ये जो है इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज होगा। रिवीजन, एग्जैक्ट ऑडिट ओपिनियन जो दिया जाएगा ये शामिल नहीं है एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है। इसमें सिर्फ एक समझ लीजिए जो एक्सपेक्टेड होता है ना, एक्सपेक्टेड वो मेंशन कर देते हैं, लेकिन साथ में क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से चेंज हो सकता है। क्लियर? इसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं। अच्छा, रिवीजन क्वेश्चन को ऐड करता है, ये सर मैं कल मेरे जहन में प्लान आया था, तो नहीं 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 मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए है नहीं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया आपने। क्या नेक्स्ट सेशन में जो क्विज अगर हम कंडक्ट करवाएं तो उसमें रिवीजन क्वेश्चन ऐड होने चाहिए कि सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक? रिवीजन होना ये गुड थिंग है। कितने स्टूडेंट कह रहे हैं रिवीजन क्वेश्चन का ऐड होना क्विज में गुड है? कितनों का ख्याल है बैड है? गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट में हम इसको फिर ऐड किया करेंगे। जी स्कोर को यूज किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ताकि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए। कौन सा एनालिसिस है? डिस्क्रिप्टिव नहीं है? पक्का? डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन सी टूल्स थे? ट्रेंड एनालिसिस हो, ओके, करेक्ट। समरी स्टैटिस्टिक्स, शाबाश।
प्री कंडीशन एब्सेंट है। क्या अगर अनयूजुअल एंट्रीज आइडेंटिफाई हो, कंफर्म कर देना चाहिए कि ये मिस स्टेटमेंट है या कि इन्वेस्टिगेट करना है? करेक्ट। क्या करना चाहिए? बॉट के आउटकम को, आउटपुट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसकी वर्किंग को चेक करना चाहिए। ये वर्किंग को, जैसे हम क्लाइंट का कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, देखिए कंसेप्ट क्या है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फिर हमारे पास शेयर। उसी तरीके से अगर कोई आईटी सिस्टम के जरिए से, बोर्ड के जरिए से, जैसे इसने क्वेश्चन में बोला, कोई मशीन लर्निंग मॉडल है, उसके जरिए से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को तो वेरीफाई करना ही करना है। क्या उसकी वर्किंग को भी हमें चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन को, कि जो बॉट है प्रोसेसिंग कर रहा है तो इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या, क्या रूल्स इसको दिए गए हैं जिनको फॉलो कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। गुड, पिक कर लिया आपने। जी शाबाश। कह रहा है कि आइटर प्लान कर रहा है फुल पॉपुलेशन। भाई सैम्पलिंग आज से कोई 3-4 साल पहले तो फुल पॉपुलेशन टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती थी, आज कैसे पॉसिबल हो गई है? ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए से। Which of the following are valid in scope use? Recompute receivable, being receivable aging and list all balances of the materiality threshold. क्या ये काम कर सकता है? डाटा एनालिटिक्स ये टास्क परफॉर्म कर सकता है? पहला, रिकैलकुलेशन कर सकता है, सर्टेन लिमिट से हाई आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, यस। एनालिसिस पोस्टिंग मेड आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस आवर्स फॉर ओवरराइड वर्क रिस्क। क्या जो बिजनेस आवर्स के अलावा यानी 9 to 5 के अलावा अगर कोई एंट्री पोस्ट की गई है उसको एनालाइज पिक कर सकता है? बिल्कुल, लॉग उसको दीजिए, वो टाइम को सामने रखते हुए जो लॉग, जो नॉर्मल रेंज से बाहर ट्रांजैक्शन उसको पिक कर लेगा। ट्रीट 100% टेस्टिंग एज एब्सोल्यूट प्रूफ द लेजर इज फ्री ऑफ एरर। 100% ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर भी ले तो इसका ये कंफर्म मतलब नहीं है कि वो फ्री फ्रॉम एरर है, ठीक है, बल्कि इसके बावजूद भी एरर हो सकते हैं। क्योंकि देखें, हमने लिमिटेशन ऑफ ऑर्डर स्टडी की है क्या? उसमें एक लिमिटेशन थी कि आइटर सैंपल बेस पे टेस्टिंग करता है, उसके अलावा अदर लिमिटेशन भी थी। अगर आप 100% टेस्टिंग कर भी देना तो एक रीजन ऑफ लिमिटेशन रिमूव होती है, बाकी रीजन स्टिल रहती है। जैसे अगर कोई एक्सपेंस आपने, डेप्रिसिएशन है, आपने वेरीफाई सारे एसेट्स कर लिए, लेकिन सारे एसेट्स वेरिफिकेशन के बावजूद क्या कंफर्म कह सकते हैं कि उसकी लाइफ इतनी होगी? नहीं, स्टिल जजमेंट का यूज हो रहा है ऑर्डर में। तो सारी ट्रांजैक्शन अगर आप सेलेक्ट कर भी लें तो कुछ ट्रांजैक्शन में जजमेंट का यूज हो रहा है, वहां उनको आप एब्सोल्युटली वेरीफाई नहीं कर सकेंगे। तो थर्ड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। मैच परचेज ऑर्डर, गुड सी नोट एंड इनवॉइसेस फॉर 3 वे। बिल्कुल ये मैचिंग कर सकता है। 3 वे मैचिंग पता ना आपको?
थ्री वे मैचिंग का क्या मतलब होता है, 3 डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से मैच होंगी, फिर आपने ट्रांजैक्शन सेल या परचेज की रिकॉर्ड करनी है, वरना नहीं। कौन सी 3 डॉक्यूमेंट्स? परचेज के केस में परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट नोट, इनवॉइस। सेल के केस में कौन सी है? 3, सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट और सेल इनवॉइस। करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, न्यू डाटा एनालिटिक्स अप्रोच में कौन सी एनालिटिक्स कैन टेस्ट फुल पॉपुलेशन? हाँ, ये अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर बिकॉज 100% ऑफ टेस्टेड द डाटा मस्ट बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एरर। ना ना ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले पूछा उसने। एक्सट्रैक्टेड डाटा मे बी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, सो इट्स इंटीग्रिटी मस्ट बी चेक्ड। जो डाटा आप लेजर से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको पहले कंफर्म करना ठीक है कि नहीं, फिर प्रोसेसिंग करनी है, ये भी करेक्ट। द सेम टूल्स यूज्ड अक्रॉस ए ग्रुप ऑडिट गिव कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म टेस्टिंग। क्या ये टूल के जरिए से यूनिफॉर्म टेस्टिंग हो सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर वाली, यानी बी। लास्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। एट 1000 की पॉपुलेशन, 200 का सैंपल साइज है, तो कौन से वाला? ये इतना तो पता चल गया, ये सिस्टमैटिक सिलेक्शन है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सी आइटम सेलेक्ट करनी है हर एवरी 40th। कैसे कैलकुलेट किया 40th? पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया सैंपल साइज से, सिंपल। एवरी 200 नहीं, एवरी 40। सैंपल साइज है 200, इंटरवल नहीं है। सैंपल साइज और चीज है, इंटरवल और चीज है। जी, आज की हमारी क्लास के टॉपर्स, फर्स्ट पोजीशन किधर? हाइब्रिड में। सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। ओके, चलिए वापिस आइए। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4। 3 में मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम। आपने कल रीड किया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल है इसके साथ? क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 ने क्या सिखाया आपको? कि ऑडिट में टेक्नोलॉजीज को यूज कैसे कर सकते हैं, किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। हमें पता चला रिस्क असेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं, हमें पता चला कंट्रोल्स के लिए भी कर सकते हैं। कंट्रोल्स के लिए कर सकते हैं, कुछ मिटिगेशन कंट्रोल्स याद है कल पढ़े थे। और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी इसका यूज कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का यूज हमने आज स्टडी करना है, मतलब फोकस। लेकिन आपको पता ही है कि कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा समटाइम ओवरलैप कर सकते हैं, तो हो सकता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में आपको कोई रिस्क के भी यूज मिल जाए। 3 में क्लियर, सिवाय ये एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं करवाई आपको, वो लास्ट लेक्चर में करवानी है। ऐसे ही एग्जाम्पल अभी नहीं करवाई। एग्जाम्पल के अलावा बाकी पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, ये क्या है? ये भी सेम कंसेप्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है कि टूल्स को यूज करना है एश्योरेंस एंगेजमेंट में। लेकिन फर्क क्या है, यहां पे जो ज्यादातर फोकस होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे होगा। 3 में फोकस किस पे था? रिस्क और कंट्रोल्स पे। तो पहले ऑटोमेटेड टूल्स कह रहे, ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स रेफर टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म एश्योरेंस प्रोसीजर दैट वर वंस डन मैनुअली। और ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स में बेसिक टूल्स भी आ सकते हैं और एडवांस टूल्स भी आ सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स, एआई, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन,
ड्रोन, ये सारे कौन सी एग्जांपल है? ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक। आपसे अगर एग्जाम में पूछे ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स की एग्जांपल बताइए, कौन कौन से टूल्स है, क्या एग्जांपल बताएंगे? ये जो टाइप्स है ये सारी बता दीजिए। जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसेसिंग। और अगर पूछे इसका यूज क्या है तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मार्क कर लीजिए। तो जरा बताइए कि जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर किस काम आता है? ये जो जनरल प्रोसीजर्स है हमारे, जिनके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, वो परफॉर्म करने के लिए, जैसे सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, रिस्की आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए, मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए, ये जो डिफरेंट टास्क है ये हम जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है? गिवन डाटा को एनालाइज करना। गिवन डाटा को, जैसे सेल्स हैं, पूरे साल की लाखों सेल ट्रांजैक्शन है, इनको एनालाइज करना। क्या एक आम इंसान इनको आसानी के साथ एनालाइज कर सकता है? मुश्किल है। एक्सेल के जरिए किसी हद तक स्प्रेडशीट के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन डिटेल एनालिसिस वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, डिटेल एनालिसिस के लिए क्या है? डाटा एनालिटिक्स। ये सिंपल यूज ऑफ स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा एक्सटेंसिव यूज है कि डाटा को आपने सिर्फ एक एंगल से नहीं, स्प्रेडशीट में एक वक्त में एक एंगल से डाटा एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन डाटा एनालिटिक्स के जरिए से एक ही डाटा को एट द सेम टाइम मैनी एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे डाटा रिकॉर्ड किसने किया, किस वक्त किया, किस दिन किया, डे वाइज ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं। किसी सर्टेन डे में क्या कोई अनयूजुअल सेल्स हाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, ठीक है, स्पाइक है, डिप है, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो एआई को जो लेटेस्ट टूल्स हैं इनको डाटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। प्रोसेस माइनिंग एंड रिस्क विजुअलाइजेशन। प्रोसेस माइनिंग आपको थोड़ा टेक्निकल चीज नजर आ रही होगी, इसका मतलब है वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है भला पता है आपको? क्या होता है वॉक थ्रू टेस्ट? स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन को स्टार्ट से लेके एंड तक अंडरस्टैंड करना के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन के स्टार्ट से लेके एंड तक। वॉक थ्रू टेस्ट क्या है? वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब ट्रांजैक्शन के साथ साथ चलना और देखते रहना कि किस स्टेप पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। इसका आईटी में नेम क्या है? प्रोसेस माइनिंग। कि कोई प्रोसेस चल रहा है, माइनिंग का मतलब उसकी डिटेल देखो, प्रोसेस खोद खोद के देखो कि इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। तो आईटी टूल्स को प्रोसेस माइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और अगर कहीं पे आपको पता चले प्रोसेस, जैसे सेल्स का वॉक थ्रू टेस्ट कर रहे थे या आईटी के अल्फाज में सेल्स की प्रोसेस माइनिंग कर रहे थे, इसमें हमें पता चला क्रेडिट सेल करने से पहले कस्टमर की क्रेडिट लिमिट तो देखते ही नहीं, क्या रिस्क है, आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। यानी एक डायग्राम बना के उसमें रेड सिंबल के साथ हाईलाइट कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी में रिस्क है इस जगह पे, कि इसका क्रेडिट लिमिट की अप्रूवल नहीं हो रही या क्रेडिट लिमिट को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। तो ऑटोमेटेड टूल्स को हम प्रोसेस माइनिंग और रिस्क विजुअलाइजेशन के जरिए यूज कर सकते हैं। क्या एआई की वजह से आप ग्राफ बना सकते हैं? आपके एग्जाम का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहता है कि वीकनेस आइडेंटिफाई करो, एआई के साथ शेयर करेंगे, इसका सॉल्यूशन बना देगा टेक्स्ट में कि कौन कौन सा प्रोसेस था, कौन सा मिसिंग है। यह है प्रोसेस माइनिंग, एक सिस्टम को डिफरेंट शॉर्ट एक्टिविटीज में क्लासिफाई करना, और इनमें से अगर किसी एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, कोई कंट्रोल मिसिंग है, क्या उसको भी हाईलाइट कर सकता है? अगर आप टेक्स्ट में हाईलाइट करते हैं ये प्रोसेस माइनिंग है, और अगर आप उसे कहते हैं इसकी डायग्राम बना दे, क्या वही वीकनेस डायग्राम में भी शो कर सकता है? ये क्या है? रिस्क विजुअलाइजेशन। इसको क्यों उसने रिस्क विजुअलाइजेशन को हासिल? क्योंकि जो जब आप चीजें पढ़ते हैं ना तो वो इतना हमारे जहन को कैप्चर नहीं करती, लेकिन जब आप देखते हैं ना तो वो ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। इसलिए हम टूल्स को जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल कंफर्मेशन क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया था। क्या करते हैं इसमें? एक थर्ड पार्टी डिजिटल फॉर्म में हमारी कंफर्मेशन को कंफर्म करवाती है, इससे मैनुअल कंफर्मेशन जो है रिप्लेस हो जाती है। सिक्योर एंड ऑटोमेटेड वे डिजिटल कंफर्मेशन। ये डिजिटल कंफर्मेशन के लिए जो सेटअप यूज करना है ना, ये फर्म का अपना भी हो सकता है और किसी वेंडर का भी आप हासिल कर सकते हैं सेटअप डिजिटल कंफर्मेशन के लिए। अमूमी तौर पे बेहतर होता है किसी वेंडर का सेटअप जो है उसकी सब्सक्रिप्शन लेने।
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है? ऐसा काम जो आपने रोज करना हो, बार बार करना हो, ऐसा काम जो रोज करना है, बार बार करना है, उसको ऑटोमेट कर देना बेहतर है। जो कभी कभार करना हो वो काम ऑटोमेट नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोसेस जो आप रोज करते हैं वो ऑटोमेट होना चाहिए। जैसे कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बताइए क्या जो स्टूडेंट्स का एडमिशन फॉर्म पढ़ के तो उसका डेटाबेस मेंटेन करना, क्या ये प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये रोज का काम है। क्या एआई इसको इमेजेस आपका अगर कोई एडमिशन फॉर्म आप हैंड रिटन देते हैं उसको स्कैन करके कन्वर्ट कर सकता है? yes. यह है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस आपने ऑटोमेट करना है, लेकिन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का कंसेप्ट क्या है कि वो टास्क जो आप रूटीन में परफॉर्म करते हैं उसको ऑटोमेट कर देना, ताकि ह्यूमन जो है वो उस टास्क से निकल के जजमेंटल टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस करें, मोर इंपोर्टेंट टास्क पे ज्यादा फोकस करें। रोबोटिक क्या ड्रोन्स का भी यूज कर सकते हैं? किस केस में करते हैं ऑडिट में? एंट्री काउंट के लिए। बेनिफिट्स ऑफ एटीटी और चैलेंजेस वैसे ही हैं लगभग तकरीबन जो हमने पहले स्टडी किए हैं। कहाँ स्टडी किए हैं भला? ये डाटा एनालिटिक्स के। डाटा एनालिटिक्स और एटीटी के जो बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं ये लगभग मिलते जुलते हैं, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, जनरल डिस्कशन है इसकी। क्लियर? तो जरा सम अप कीजिए, मुझे बताइए यहां पे रुक के। चैप्टर 18 स्टडी किया, चैप्टर 18 में मेन कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? आईटी कंट्रोल। ओके, और इसमें हमने ये सीखा कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हम अपने ऑडिट में यूज कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे चैप्टर 18 की समरी बताओ, क्या बताएंगे? चैप्टर 18 में क्या सीखा? ऑडिट में कौन कौन से टूल्स, आईटी टूल्स हम यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। इसमें लर्निंग का ऑब्जेक्टिव 1 और 2 है। इसमें जो केस स्टडी क्वेश्चन पूछता है वो ट्रेडिशनल टूल्स की बेस पे पूछता है। जैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या होता था, भाई कंट्रोल मैंने बताया है, आपने इसे बताना है कि ये आईटी जनरल कंट्रोल में से कौन सी कैटेगरी है। आपने बताना है इनपुट कंट्रोल में से कौन सी कैटेगरी है। यह है पुराना क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 में से। अब लेटेस्ट क्वेश्चन जो है, लेटेस्ट टूल भी तो इसी चैप्टर में है, ट्रेडिशनल टूल्स का जिक्र भी है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का जिक्र भी इसी चैप्टर में है। देखिए फिर से सुने, चैप्टर 18 ट्रेडिशनल यूज ऑफ आईटी सिस्टम को भी डिस्कस करता है, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज ऑडिट में ये भी डिस्कस करता है। 1 और 2 ट्रेडिशनल है, 3 और 4 लेटेस्ट है। लेटेस्ट में अगर आपको क्या कोई भी केस स्टडी के अंदर कोई आपको टूल बता दे और कहे बताइए इसको ऑडिट में कैसे यूज करेंगे, बता सकते हैं? फिर से जरा मुझे बताइए, केस स्टडी में अगर आपको कोई सिचुएशन दे दे और कहे रिकमेंड करो इस सिचुएशन में कौन सा टूल यूज होगा, क्या बता सकते हैं? क्या कैसे केस स्टडी? लेटेस्ट ट्रेडिशनल की भी केस स्टडी आ सकती है, लेटेस्ट टूल्स की भी केस स्टडी आ सकती है। लेटेस्ट टूल की केस स्टडी कैसे टेस्ट कर सकता है कि आपको कोई सिचुएशन बता देगा और क्या कहेगा, टूल बताओ। बता सकते हैं? ड्रोन है, डिजिटल कंफर्मेशन है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और ट्रेडिशनल केस स्टडी अगर है वो कैसे पूछेगा? जनरल कंट्रोल। ये एक सिचुएशन दे देगा, कहेगा बताओ इसमें से कौन सा कंट्रोल मिसिंग है, जनरल कंट्रोल मिसिंग है कि एप्लीकेशन कंट्रोल मिसिंग है, या कंट्रोल बता के कहेगा बताओ ये इसकी टाइप कौन सी है। क्लियर? दोनों तरह से तैयारी का कल के लेक्चर में हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अलावा एक दफा देख लीजिए क्या इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट हमारा ऐसा है जो पेंडिंग हो? नहीं? चलिए इसकी केस स्टडी अब हम कर सकते हैं। कल के लेक्चर होम असाइनमेंट आपको दी जाएगी, कल के लेक्चर में करनी है आपने केस स्टडीज। डन? इसको कर दे क्लोज। पूरा 1-2 मिनट चले या शीघ्र 2 मिनट दिए जा रहे हैं, आप रिफ्रेश हो जाएं, 0 मीटर हो जाए, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारी लास्ट केस स्टडी होगी ऑडिट की। पास कीजिएगा जी। उम्मीद है रिलैक्स हो गए होंगे और नए चैप्टर के लिए तैयार होंगे। जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, पहले तो सीख ले चैप्टर 18 और चैप्टर 9 की रेलिवेंस क्या है।
दोनों चैप्टर्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेट कर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि क्लाइंट कैसे काम कर रहा है, क्लाइंट कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। चैप्टर 19 तो कंप्लीटली क्लाइंट से रिलेट कर रहा है, जो चैप्टर 9। चैप्टर 18 जो था इसका कुछ ताल्लुक ऑडिट से भी था, कुछ क्लाइंट के सिस्टम से भी था, कुछ ऑडिट से भी था। दोनों के दरमियान में रेलेवेंस क्या है? दोनों की केस स्टडी आईकैप कंबाइन कर सकता है। कंट्रोल की केस स्टडी आती कैसे है ये सुन लीजिए। आखिरी केस स्टडी, ऑडिट की आखिरी केस स्टडी कैसे आएगी, आपने कैसे अटेम्प्ट करना है ये सुन लीजिए। ऑडिट की आखिरी केस स्टडी कैसे आएगी, कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको एक क्लाइंट का सिस्टम बताएगा। क्लाइंट ये काम करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। सिस्टम किसका होगा? ऑडिट फर्म का नहीं होगा, क्या होगा? क्लाइंट का। कि क्लाइंट की ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये सेल्स करता है तो पहले ऑर्डर में ये करता है, कस्टमर से ये एक्सेप्टेंस आती है, फिर उसके बाद गुड डिस्पैच हुई, इनवॉइस बनी, रिकॉर्ड एक्टिविटी। आपसे पूछेगा इस सिस्टम में बताओ क्या ये सिस्टम परफेक्ट है या इस सिस्टम में कुछ वीकनेसेस हैं। अब जाहिर है एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सिस्टम में वीकनेसेस हैं, आपसे क्या रिक्वायरमेंट होगी? वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। इस सिस्टम की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। फिर से मुझे बताइए, चैप्टर 9 और चैप्टर 18 इसकी केस स्टडी आईकैप कैसे देगा? मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछेगा? आपको एक्टिविटीज बताएगा और उसमें से कहेगा वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। पहले आसान वाक़ात से अगर आप कोई 5-7 साल पहले के क्वेश्चन देखें उसमें आसान था। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो डिवाइड होता था डिफरेंट ट्रांजैक्शन में। सेल्स की ट्रांजैक्शन के अलग कंट्रोल होते थे, परचेज के अलग है, अभी भी वैसे अलग अलग ही हैं, कंट्रोल्स अलग अलग। पूछता क्या था? अगर उसने कंट्रोल वीकनेस का क्वेश्चन पूछा है ना तो पहले होता ये था कि सेल्स के पे फोकस कर रहा है तो सेल्स की ही सारी वीकनेसेस बताएगा। परचेज का उसने सिस्टम टेस्ट करना है तो सारी वीकनेसेस परचेज की होती थी। पेरोल में वीकनेसेस आइडेंटिफाई करता था, सारी वीकनेसेस पेरोल। जब कैश एंड बैंक का, इन्वेंट्री का, यानी जिस एरिया का उसने वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी होती थी सारा क्वेश्चन उसी एरिया पे बेस कर रहा होता था, पहले ही होता था। फिर उसने क्या किया? फिर उसने इसको अपग्रेड किया। एक क्वेश्चन के अंदर उसने बोला भाई ये क्या, सेल्स के अंदर फर्ज कीजिए 3 अगर मुश्किल है वीकनेस आइडेंटिफाई करना तो 3 आसान भी हैं। मैं जब कंप्लीट क्वेश्चन देता हूं बच्चे को सेल्स का तो उसमें वो आसान वाले भी अटेम्प्ट करता है, उसको बेनिफिट अच्छे मार्क्स ले जाता है, पासिंग मार्क्स बढ़ जाते हैं, जो पास होने वाले परसेंटेज है पासिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। तो फिर गैस करिए आई कि आपने क्या सोचा, माइंड रीडिंग करिए आई मल्टीपल है। एक क्वेश्चन के अंदर सेल की वीकनेसेस भी आ रही है, उसी क्वेश्चन के अंदर परचेजेस की वीकनेसेस भी आ रही, उसी क्वेश्चन के अंदर पेरोल। यानी उसने बोला बजाय ये कि पूरे का पूरा क्वेश्चन एक ही सिस्टम पे फोकस हो, क्या करें? मल्टीपल सिस्टम टेस्ट करना शुरू किया। अब वो क्या करता था, एक सिस्टम की 6 अगर उसने वीकनेसेस पूछनी है तो 3 आसान 3 मुश्किल है। अब उसे अप्रोच चेंज करके क्या करता है, 2 या 3 सिस्टम की केस स्टडी बना लेगा जिसमें हर सिस्टम की मुश्किल मुश्किल चीजें पूछेगा। अच्छा, अब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? हमने क्या किया, हमने हर सिस्टम के अंदर वीकनेसेस सामने लेके आए, बच्चे को कहा भैया पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव छोड़ो, ये वीकनेसेस पढ़ लो, वीकनेसेस आपको सारी पता चल जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या वीकनेस पूछता है, कैसे करना है। उसमें भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू हो गई फिर बच्चों की। फिर आई कैप ने एक और पैंतरा बदला। अब की बार तरीका बार गैस करें आई कैप ने क्या किया होगा? आईटी के कंट्रोल्स को भी मिक्स कर दिया। पहले सिर्फ मैनुअल कंट्रोल की टेस्टिंग करता था, अब क्या किया? यानी इजी, जब अच्छे वक्त होते थे, अच्छे से मुराद 10 साल पहले, सेल सिस्टम के कंट्रोल्स को चेक किया है तो सारे कंट्रोल्स, परचेज सिस्टम को चेक किया तो सारे, पेरोल सिस्टम को चेक किया तो सारे कंट्रोल्स या वीकनेसेस, पूरा क्वेश्चन पेरोल पे। कैश एंड बैंक सिस्टम को टेस्ट किया तो सारा क्वेश्चन किस पे बेस कर रहा है, पैटी कैश पे कंसेप्ट है तो सारा क्वेश्चन
पैडी कैश पे। इन्वेंटरी सिस्टम को टेस्ट किया तो सारा क्वेश्चन इन्वेंटरी सिस्टम पे। नॉन करंट एसेट सिस्टम को टेस्ट किया तो सारा क्वेश्चन वगैरह वगैरह। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 10, 11 ये रिप्रोडक्शन वाले हैं, ये केस स्टडी वाले। तो पुराना तरीका वारदात क्या था आईकैप का? एक वक्त में एक क्वेश्चन में एक सिस्टम। फिर अपग्रेड किया, क्या हुआ? एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सिस्टम, लेकिन रहता इसी चैप्टर में था। अब लेटेस्ट क्या किया? आईटी का एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल एरियाज भी और आईटी बेस्ड कंट्रोल्स भी टेस्ट कर रहा है। भाई तरीका का समझ गए? आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, अप्रोच सिंपल है। अप्रोच अगर आपने समझ ली सारे, भाई देखें जिस अप्रोच के मुताबिक सेल्स की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, क्या परचेजेस की वीकनेस के लिए डिफरेंट अप्रोच होगी? कंट्रोल्स डिफरेंट होंगे। जैसे सुने, सेल्स सिस्टम के अंदर आपके ख्याल में इनवॉइस की रीचेकिंग होती है, परचेजेस में भी होती है, तो क्या ये कोई डिफरेंट चीज हो गई है? डेटर्स की सेल्स सिस्टम के अंदर, सेल्स से मुराद सेल्स और डाटा इंटर रिलेटेड है, डेटर्स की रिकंसिलिएशन बनती है। परचेजेस सिस्टम के अंदर परचेज की क्रेडिट की रिकंसिलिएशन नहीं बनेगी। सिस्टम डिफरेंट है, अप्रोच कंसेप्ट सेम है। क्या बैंक कैश एंड बैंक सिस्टम के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनेगी? क्या इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री के फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस की रिकंसिलिएशन नहीं बनेगी? सेल्स की ट्रांजैक्शन के अंदर सेग्रीगेशन ड्यूटी होनी चाहिए, यानी रिकॉर्ड करने वाला अलग हो, इनवॉइस बनाने वाला अलग हो, गुड डिस्पैच वाला अलग हो और सेल्स ऑर्डर वाला अलग हो। क्या परचेज सिस्टम में भी सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? परचेज ऑर्डर वाला अलग हो, रिसीविंग वाला अलग हो, इनवॉइस वेरिफिकेशन वाला अलग हो, रिकॉर्डिंग वाला अलग हो। क्या पेरोल में सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि भैया जो आपने टैक्सेस ऐड करने हैं वो भी कैलकुलेट करें, पेमेंट के लिए अलग हो, पेरोल की कैलकुलेशन के लिए अलग हो, ऑथराइजेशन अलग पर्सन दे? तो मेन कंसेप्ट मिलते जुलते हैं, सिर्फ एरिया के लिहाज से एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो ये है हमारा सिस्टम। अब मुझे बताइए, हमने आईटी के सिस्टम के कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आए चैप्टर 18 जो आप दे सकते हैं। केस स्टडी की अभी प्रैक्टिस नहीं मैंने करवाई, आज के क्विज में थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमने, लेकिन एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस अभी नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसका क्वेश्चन इसके साथ आना। अब बताइए, क्या कंट्रोल सिस्टम के अंदर आईकैप क्वेश्चन पूछ सकता है? केस स्टडी यस पूछ सकता है। कंट्रोल सिस्टम में कैसी केस स्टडी आएगी? वो आपको किस्मत अच्छी हुई हमारी तो कोई एक सिस्टम दे के कहेगा इसमें से वीकनेसेस ढूंढो, और अगर उसने कहा मैंने एक मुश्किल सवाल बनाना है, अच्छा मुश्किल वो भी नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा मुश्किल वो भी नहीं है। फर्क सिर्फ ये ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि अगर वीकनेस नंबर 1 सेल्स सिस्टम की है तो नंबर 2 पेरोल की हो सकती है। ये आपको रिक्वायरमेंट से पता चल जाता है कि वो सेम सिस्टम है या मल्टीपल। क्लियर? अच्छा अब सुनिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमने फोकस करना है पहले सारे का सारा केस स्टडी के ऊपर। अब क्या होगा, मैं आपको कुछ वीकनेसेस बताऊंगा हर सिस्टम के अंदर। हाँ देखें, सेल सिस्टम के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। कब? जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े थे सेल्स के। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या बनती है पता है आपको? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनती है सेल्स में? याद करवाए जरा। सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट। आइए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, अगर ये आपको समझ आ गई, इस रीडिंग के बाद आप केस स्टडी आईकैप की करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वीकनेसेस क्या हो सकती हैं हर सिस्टम के अंदर। स्टार्ट करें जी पहले सेल सिस्टम। क्या क्या भैया एक कप कड़क सी चाय प्यारे भाई, जरा 15 मिनट लगने हैं। तो सेल सिस्टम में वीकनेसेस क्या, ये तो पड़ी हुई है, मैं फिर पढ़ाऊंगा। मैं आपको इतराज तो कोई नहीं है? नहीं बाकी मतलब पता है आपको, समझ आ गई आपको? पक्का कल केस स्टडी में गड़बड़ तो नहीं करेंगे?
कल केस में गड़बड़ की ना, मैंने आपको दोबारा कल फिर पढ़ा देनी है, पक्का। चले इसको छोड़े, सेल सिस्टम आपके कहने पे क्लियर कर दिया, आपको सारी आ गई है। परचेज सिस्टम तो कर लें, ये भी पढ़ा दिया मैंने, तो आपको समझ नहीं ना आई होंगी, पक्का। कल मैंने केस स्टडी की धड़ाधड़ प्रैक्टिस करवानी है, तो ये कंसेप्ट अगर आए तो पिक कर लेंगे, और अगर ना पिक कर सके दोबारा ओके। पे रोल पे आ जा, पे रोल पे तो करना है ना। अच्छा मुझे बताए कोई स्टूडेंट, मुझे बताए पे रोल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। पे रोल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका रिकॉर्डिंग होती है, किसने कितना काम किया, वो टाइम शीट बोलते हैं उसको, फर्म में भी टाइम शीट या अटेंडेंस रिकॉर्ड। मंथ एंड पे वो टाइम शीट या अटेंडेंस रिकॉर्ड किधर पहुंच जाता है, पेरोल डिपार्टमेंट में, वहां पे एम्प्लॉइज की कैलकुलेशन होती है, पेरोल वाला मल्टीप्लाई करते। अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप कितने क्रिएटिव ऑडिटर हैं। पेरोल डिपार्टमेंट में क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं? फेक एम्प्लॉय क्लासिक सबसे बड़ा फ्रॉड, और फेक ओवरटाइम हो सकता है, काम किया नहीं, जैसे सरकारी महकमों में होता है, एम्प्लॉय घर बैठा है। अब मैनुअल रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसकी वजह से एरर्स होंगे। अच्छा तो आईटी सिस्टम अगर यूज कर रहे होंगे ना, तो फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, वो फिर भी है, फिर भी चेक करेंगे। अबे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में जो बोर्ड था उसकी वर्किंग चेक नहीं की थी, रूल्स किन रूल्स के ऊपर काम कर रहा है। प्रोग्राम में एरर करते ना, याद रखिए ये बात गलत है कि कंप्यूटर एरर नहीं कर सकता। अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग में एरर फिट कर दें, मैं कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया, मैंने लिख दिया 2 + 2 = 5 करना है तुमने, वो 2 + 2 क्या करेगा? हाँ, ये एक कंसेप्शन लेके चलना कि जो चीज ऑटोमेट हो रही है वो हमेशा ठीक होगी, ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है। हमारे पास इसमें ऐसी एग्जांपल है, पेरोल आईटी के जरिए से प्रोसेस होती थी, आर सेम थे, वर्क्स भी आज वर्क और स्टैंडर्ड रेट सेम था। जो पेरोल डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय था, उसके पास हालांकि एक्सेस नहीं थी, लेकिन उसने लॉगिन चोरी करके पता है क्या किया, अपने नाम के आगे उसने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला पता क्या था? P × Q = R, ये फार्मूला था। P क्या थे? आवर्स वर्कड, Q क्या था? स्टैंडर्ड रेट। उसने पता क्या फार्मूला लगाया? P × Q × 1.5 = R। क्या फर्क पड़ा, गैस करें? उसकी सैलरी 50% बढ़ गई। अब देखने वाला कहता था अच्छा ये आवर्स हैं, ये रेट है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, पिक कर लिया। तो याद रखिए जो ऑटोमेटेड सिस्टम है इसमें भी एरर हो सकता है। आइए जरा पढ़ते हैं पेरोल सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस हो सकती है, जो कि एग्जाम याद रखे, ये लिस्ट समझ ले, मतलब आपने 10 केस स्टडी कर ली, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इस लिस्ट को इजी नहीं लेना, ऐसे ही नहीं मैं इसको क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैं इसको क्यों नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है रट्टे वाला सवाल, रट्टे वाला तो पूछता ही नहीं, पढ़ाना है, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, लेकिन ज्यादा अहम चीज पहले पढ़ानी है मैंने, ठीक है, ज्यादा अहम चीज पहले पढ़ानी है। मुझे पता है इसमें से केस स्टडी टेस्ट करता है, तो मैं केस स्टडी के लिए पहले तैयार करवाऊंगा, फिर रट्टे के लिए तैयार करवाऊंगा आपको। तो जरा बताइए पेरोल में एम्प्लॉइज हु लेफ्ट द कंपनी आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम पेरोल लिस्ट, सो देयर सैलरीज में कीप गेटिंग पेड टू फेक वर्कर्स। एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, उसका नाम रिमूव भी नहीं किया, सैलरी मिलती जाएगी कि नहीं मिलती जाएगी? और जो पेरोल सुपरवाइजर है वो कहेगा मजीद साहब, असलम साहब, शबीर साहब, आप जो है घर बैठ के सैलरी मिला करेगी, मैं आपका नाम अपनी पेरोल शीट से रिमूव नहीं करूंगा। एक काम करना है, जितनी सैलरी मिले आधी आपकी, आधी। तरीका वारदात है कि नहीं, समझ रहे हैं? अच्छा इसका कंट्रोल बताइए फिर। अगर आई कैप कहे वीकनेस, भाई वो डॉक्टर ही नहीं, जो मर्ज तो बता दे, इलाज ना करे, दवाई ना दे, किसको रिमूव करें? हाँ, टाइमली इंश्योर करना है, जैसे ही एम्प्लॉय जॉब छोड़े टाइमली बेसिस पे उसका रिकॉर्ड रिमूव किया जाए। भाई मसला समझ आ जाए, रिकमेंडेशन बहुत आसान है, मसला समझ आ जाए, रिकमेंडेशन बहुत आसान है। भाई परेशान क्या, सर फेसबुक बहुत यूज करता हूं, मैं कहा मसला ही कोई नहीं, छोड़ दो, हल है।
छोड़ दो। भाई का मसला, इसका मसला था कोई गलत काम कर रहे हैं, इसकी सजेशन क्या है, छोड़ दो। इसका मसला क्या है, सर जी मैं टेस्ट नहीं देता, टेस्ट दे दे, सुभान अल्लाह, क्या करे, टेस्ट दे दे। हाँ थोड़ा सा हम फॉर्मलाइज कर लेंगे, भाई आपको चाहिए कि वीकली बेसिस पे टेस्ट दें और जो टेस्ट में फीडबैक मिले उसके ऊपर अमल भी करें। मेन सजेशन वही है, सिर्फ क्या किया उसको फॉर्मलाइज, नहीं भी फॉर्मलाइज करना गोली मारे। याद रखें वीकनेस दो तरह की होती है, या तो कोई काम करना था नहीं कर रहे, या नहीं करना था कर, दोनों का अपोजिट करते हैं। वीकनेस का अपोजिट सजेशन, वीकनेस का अपोजिट, एग्री नहीं ना करते तो बताइए इसकी क्या सजेशन है पहले वाली वीकनेस की, मूव करे, आगे चले। सेम पर्सन प्रिपेयर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड आल्सो हैंडल्स वेज चेक which means he can easily cheat without anyone noticing। यानी क्या कर रहा है, एक ही बंदा सैलरी का रिकॉर्ड भी बना रहा है। अगर मैं ऐसा हूं मैं क्या करूंगा, मैं पेरोल बना रहा हूं, मैं पेरोल के अंदर अपनी मर्जी से नाम ऐड कर दूंगा और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही करूंगा ये जेब में। अच्छा अगर दो अलग अलग बंदे हों, पेरोल प्रिपेयर करने वाला अलग, चेक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अलग, फिर ये फ्रॉड नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा, मैंने फेक बंदे को एंटर कर भी दिया, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वो कहेगा भैया आओ आके कार्ड चेक कराओ फिर पैसे लो, आओ आके कार्ड चेक करवाओ फिर पैसे लो। तो भैया वो जो बंदा आएगा, मैंने पहले अपनी सैलरी ले ली, फिर फेक बंदे की सैलरी लेने जाऊंगा, वो मुझे पहचान लेगा, कहेगा सर अभी तो सैलरी लेके गए हैं। मैं कहूंगा नहीं मैं तो दूसरे बंदे की सैलरी लेने आऊँ, वो कहे सर दूसरे को भेजे। छोटे होते हैं वो चीज बढ़ रही होती थी तो जाते थे, छोटे भाई का हिस्सा याद है क्या कहते थे वो, बड़े भाई को भेजे, छोटे भाई को। तो ये बात समझ आई, ये देखिए ये वीकनेस समझ आती है। तो इसका हल क्या है, सिर्फ इतना लिखना सेग्रीगेशन ड्यूटी कि किस किस में ड्यूटी होनी चाहिए बताएं, सिर्फ ये नहीं लिखना देयर मस्ट बी सेग्रीगेशन ड्यूटी, लिखना है देयर मस्ट सेग्रीगेशन ड्यूटी बिटवीन पर्सन हु प्रिपेयर सैलरी शीट सैलरी रिकॉर्ड एंड पर्सन हु डिस्ट्रीब्यूट चेक। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं आई नहीं अच्छा। आगे चले फिर, ओवर टाइम वर्क इज अलाउड विदाउट रिटन अप्रूवल, और रिटन अप्रूवल नहीं है, अपनी मर्जी से ओवर टाइम करते हो। फर्म में याद आ गया, फर्म में एक प्रैक्टिस होती थी, फर्म में रूल होता था हमारी कि अगर क्लाइंट के काम के लिए कोई लेट बैठा है ना तो 8 बजे जो है उसे खाना मिलेगा फर्म की तरफ से। क्लाइंट काम के लिए बैठा है, अच्छी प्रैक्टिस है ना। हमारे एक सीनियर होता था, सारा दिन फारूक बैठे रहना उसने, लगभग जैसे ही 4:30 होने एक्टिव हो जाता था। असल में बाद में पता चला वो रहता था हॉस्टल में और हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं था तो हमें उलझन होते थे, हम कहते थे भाई सीनियर क्यों, हम जाहिर है जूनियर को भी बैठना पड़ता है। तो क्या मुझे बताइए, अच्छा पार्टनर ने पकड़ लिया, फिर बाद में पार्टनर ने कैसे पकड़ा, उसने कहा ये क्लाइंट नॉर्मल है, इसके कोई डेडलाइन भी नहीं है कि भैया ये 10 तारीख को आपने रिपोर्ट साइन करनी है तो 5, 6, 7, 8, 9 को लेट सीटिंग हो रही है, समझ आती है, डेडलाइन भी दूर है और लेट सीटिंग भी हो रही है, चल क्या रहा है पता चला। और फिर रूल लगा दिया क्या कि भैया पता चल गया ये क्या है, उसको खत्म किया, और कि जब कभी कोई भी सीनियर लेट सीटिंग करेगा मैनेजर से इजाजत लेगा, मैनेजर कंफर्म करेगा वाकई इस जॉब पे लेट सीटिंग की जरूरत है कि नहीं, और फिर मैनेजर के ऊपर भी चेक होता था, उनकी जितनी भी जॉब्स उनका बजट बनता था और पूछा जाता बजट से ज्यादा क्यों लगा। तो ये अच्छा कंट्रोल है कि नहीं ओवर टाइम। ये सारी क्लासिक प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिकली फेस करेंगे, इसलिए इनका हल अभी ढूंढ लें। ओवर टाइम बगैर रिटर्न अप्रूवल के क्या इलाज है फिर इसका, कंट्रोल। ये कंट्रोल वीकनेस है, रिकमेंडेशन क्या है, तो कैसे चेक करेंगे आप एज ऑडिटर रिटर्न अप्रूवल हो रही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट चेक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। 4 फोरमैन डज नॉट प्रॉपरली चेक और अप्रूव ओवर टाइम आर, ओवर टाइम। अच्छा अब देखे अप्रूवल के लिए आर, पहले में तो था ना अप्रूवल ही नहीं लेते, अब कह रहे अप्रूवल लेते हैं, कह देते हैं सर मैंने 6 घंटे काम किया, फोरमैन कहता है कितने घंटे काम, 6 घंटे काम किया, ओके, 10 घंटे काम किया, ओके, वो एक्चुअल रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करता, टाइम इन टाइम आउट कितना है, ये एक्चुअली काम किया कि नहीं। तो क्या करना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए
और फिर जितना काम किया उसका एक्चुअल रिकॉर्ड भी होना चाहिए। भाई मैं प्रिंसिपल साहब से कह दूं सर मैंने संडे को एक्स्ट्रा क्लास करवानी है 2 घंटे की, अप्रूवल दे दे ताकि मुझे 2 घंटे की सैलरी मिल जाए, अप्रूवल दे दी। क्या अब इसके बाद प्रिंसिपल साहब को यह भी देखना चाहिए मैंने एक्चुअली क्लास कंडक्ट करवाई है कि नहीं, कि बस अप्रूवल काफी है? ऊपर सिर्फ अप्रूवल की बात कर रहा था, नीचे क्या कह रहा है कि जो सीनियर फोरमैन से मुराद सीनियर है वो चेक करे कि वाकई ही अब ओवर जो है काम किया कि नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं काम किया ही नहीं है, कम किया और ज्यादा लिख दिया। भाई अप्रूवल ले लेना काफी नहीं है। आपका जूनियर, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं, आपने किसी जगह पे बैठेंगे फेस करेंगे, जूनियर आपको कहेगा सर एसी लगवाना है, बजट दे दीजिए, कितना 1.5 लाख बजट दे दिया, बाद में क्या अप्रूवल दे दी, इसका मतलब जेन्युइन एसी आ भी गया, क्या आपको इनवाइस चेक करनी चाहिए एक्चुअल कितना पे? अंदाजन आपने 1.5 लाख अप्रूव कर दिया लेकिन मार्केट में हो सकता है सस्ता मिल गया हो, होता है ऐसा, कन्वर्टर है, नॉन कन्वर्टर है, ग्री का है, किसी दूसरी कंपनी का है, डॉलर्स का है, रेट्स का फर्क होता है। तो बाद में भी चेक करना है कि एक्चुअली उतना ही एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, नोबडी इंडिपेंडेंटली चेक्स द पेरोल कैलकुलेशन और ओवरटाइम क्लेम। एक बंदे ने पेरोल बना दी, दूसरा बंदा चेक करे कि ना करे? ये बिल्कुल ऐसा ही है, सप्लायर ने आपको इनवाइस भेज दी, आपको रीचेक करनी चाहिए कि नहीं, कि ठीक है कि नहीं, गलती तो नहीं है। ये ऐसा ही केस है जैसे आपके इनवाइसिंग डिपार्टमेंट ने सेल इनवाइस बना दी, उसे रीचेक होना चाहिए कि नहीं। रूल याद रखे, जो भी डॉक्यूमेंट बने ना किसी भी सिस्टम में, इंडिपेंडेंट पर्सन उसको चेक जरूर करे, वरना वो वीकनेस समझी जाएगी। हर महीने रिकंसिलिएशन बन रही है, गुड, उसको कोई रीचेक नहीं कर रहा, बैड बैड। ठीक है जी। और क्या वीकनेस, ये सारी वीकनेस पेरोल से रिलेट करती है, समझ आ रही है ना आपको? और क्या, ओवर टाइम पेमेंट्स आर नॉट मैच विद एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट। ओवर टाइम बढ़ रही है, प्रोडक्शन उतने की उतनी है। क्या ओवर टाइम बढ़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए कि नहीं? ह्यूमन सोर्स, अच्छा पेरोल डिपार्टमेंट बोथ अप्रूव्स पेमेंट एंड मेक, ये ऊपर आ गया है कि वो पेमेंट को भी अप्रूव करे और कैलकुलेशन भी करे पेमेंट के। Human Resource Management does not inform payroll department when employee leaves, so ex employees may continue receiving salaries. ये भी लगभग ऊपर से रिलेट कर। Login system for shift worker is not supervised, which means fake employees can be secretly added to the payroll. ये जैसे एम्प्लॉय जब आते हैं, क्या उन्हें मैनुअल अटेंडेंस मार्क करनी चाहिए, क्या ऑटोमेटेड होनी चाहिए? ऑटोमेटेड में 2 सिस्टम में आपने बताना है कौन सा सिस्टम बेहतर है। नंबर 1 कार्ड स्वाइप करना, कार्ड से भी एंट्री हो जाती है ना, कार्ड स्वाइप कर। नंबर 2 थंब इंप्रेशन। क्यों भला? हाँ, एक पर्सन जो है वो मल्टीपल कार्ड को स्वाइप कर सकता है, लेकिन अंगूठे तो मल्टीपल नहीं होंगे। शाबाश। अच्छा, ये आपने पढ़ा हुआ था कि खुद से अंदाजा लगाया? मुझे लग रहा है कि आप कि स्केप्टिसिज्म सही है। प्रोफेशनल इस कोर्स में अभी तक और कुछ हुआ ना हुआ हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपका सेट हो गया। पेरोल के बाद क्या इन्वेंटरी सिस्टम में भी, कैश सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं? क्या क्या हो सकती हैं? पहला, कैश कलेक्टेड एट आउटलेट, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, 10 मिनट और दे दीजिए हमें। कैश कलेक्टेड एट आउटलेट्स अराउंड, अच्छा चले आसान अल्फाज में पूछता हूं, कैश कलेक्ट हो रहा है, ज्यादा कैश कलेक्ट होना प्रॉब्लम है कि नहीं? डेली बेसिस पे बैंक में जमा नहीं करवाया जा रहा है, 3 4 5 दिन के बाद करवाया जा रहा है, प्रॉब्लम, रिस्क है, रिकमेंडेशन दे, डेली बेसिस पे कलेक्ट करें। आप एज ऑडिटर कैसे चेक करेंगे डेली बेस पे डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं? डेली बेस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कैशियर हु रिसीव कैश आल्सो प्रिपेयर रिकंसिलिएशन, कैशियर को ही रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अपनी 2 नंबरियां छुपा लेगा, उसी को तो चेक करना है। तो वीकनेस बता दी, कंट्रोल बताएं क्या है? सेग्रीगेशन ड्यूटी की। अब सिर्फ क्या एग्जाम में ये लिखेंगे देयर मस्ट बी सेग्रीगेशन ड्यूटीज, ये भी लिखेंगे बिटवीन पर्सन हु प्रिपेयर्स रिकंसिलिएशन एंड पर्सन हु कलेक्ट्स कैश। अच्छा, इसी तरह की एक इन्वेंट्री में भी है, क्या वेयर हाउस मैनेजर को ही स्टॉक काउंट करना चाहिए? क्यों नहीं?
बिल्ले को दूध की रखवाली पे रखा, उससे पूछा बिल्ले भैया दूध पूरा है ना, बिल्ला कहेगा दूध पूरा है, और साइड पे होके हंसना शुरू हो जाएगा कि उसी से थोड़ी पूछना है, और जो किसी चीज पर रखवाली उससे थोड़ी पूछना चीज पूरी है कि नहीं, इंडिपेंडेंट पर्सन को चेक करना चाहिए। ठीक है, अब भाई स्टाफ जो है, ब्रांच में स्टाफ है, उसको हेड ऑफिस के अप्रूवल के बगैर पेमेंट हो रही है, कैसा होना चाहिए? ब्रांच लेवल पे उन्हें ओपन परमिशन होनी चाहिए, जितना मर्जी एक्सपेंस कर ले, कि बजट होना चाहिए, और वही उन्हें अप्रूव जो हुआ है बजट में एक्सपेंस वही इनकर करना चाहिए। फाइनेंस डायरेक्टर के पास जूनियर आया, कहने लगा सर ये पेमेंट है चेक कर दे। फाइनेंस डायरेक्टर यानी सीएफओ ने पूछा भैया सारी पेमेंट जेन्युइन है ना? उसने कहा सर मैंने खुद चेक की है, साइन कर दी है, क्या प्रॉब्लम है इस वीकनेस में? सीएफओ को खुद चेक करना चाहिए, तुझे किस लिए रखा भैया? डॉक्यूमेंट्स को चेक, भैया ऐसे ही है ना, ट्रस्ट में काम नहीं चलता। अब वो दूसरा बंदा गुस्सा कर जाएगा, कहेगा सर आप चेकिंग कर रहे हैं, मेरे पे एतबार नहीं है आपको? आपने दिल में कहना है हाँ नहीं है एतबार, ऊपर कहना नहीं एतबार है, बस ड्यूटी निभा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी है ना ड्यूटी। जहां ट्रस्ट होता है वहीं धोखा होता है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता? जहां पे ट्रस्ट नहीं होता वहां पे धोखा भी नहीं होता, क्या ये बात पता है कि नहीं पता? तो फिर बताएं, धोखे से बचने के लिए ट्रस्ट करना बेहतर है कि ट्रस्ट ना करना? ट्रस्ट ना करना बेहतर है, ठीक है। हालांकि आम लोग आपको कहेंगे कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। उसने कहा इसी गलत बात, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, फाइट इवल विद इवल। धोखेबाज लोगों से फिर हमने निमटना है, तो फिर उसके साथ अच्छा एथिकल नहीं रहना, ट्रस्ट। और इसमें कोई अनएथिकल चीज भी नहीं है, भाई नहीं ट्रस्ट कर रहे हम किसी में, नहीं कर रहे भाई, मेरे से उधार लिया है ना, वादा जितना मर्जी कर लिया, कसमें खा, भाई मुझे लिख के दे दो, ईमेल कर दो, मुझे मैसेज कर दो कि उधार दिया है, इस डेट को वापस करना है। और इस एग्जांपल से मुझे याद आया कि बंदे ने उधार लिया वापस नहीं किया, अभी जाके मैसेज करता हूँ उसको, लेकिन मैंने मैसेज करवा लिया था उससे, ये अच्छा किया था। व्हाट्सएप मैसेज माइंड में बैठे बैठे ये लो पैसे, मैसेज कर दो बस। अब याद, अब मैंने सिर्फ टैग करना है, क्या करना है, उसी मैसेज को। पैटी कैश, कैश जिसको मर्जी दे दें, ईमानदार बंदे को दें, ईमानदार बंदे को, ट्रस्टवर्दी पर्सन को, परमानेंट एम्प्लॉय को कि टेम्परेरी को। और जब वो परमानेंट एम्प्लॉय ईमानदार है तो फिर उससे पूछना नहीं है, उसे कभी जिधर ठीक हो कि उसे के रिकॉर्ड रखे, डॉक्यूमेंट से रखे, जो हमने अप्रूव किया है वही खर्चे करे, और मंथ एंड में हम उसे हिसाब किताब लेंगे पूरे महीने में कितना खर्च किया है, और वो माइंड कर जाए, वो कहे सर मैं बेईमान लगता हूं, आपको लगता है मैं घर लेके आऊंगा, दिल में क्या कहना है, क्या ऊपर नहीं हम तो ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी बस, ठीक है जी। और मैं देख लूं क्या क्या है। क्या सीएफओ को पहले से छुट्टियों पे जा रहा है, पहले से चेक साइन करके अपने जूनियर को दे देने चाहिए कि भैया मुझे छुट्टियों पे डिस्टर्ब ना करना? क्या करना चाहिए? पहले से चाहे, हाँ जी जाओ। और ये इन्वेंट्री में बता दिया, ठीक है कल पढ़ देंगे, ओके। आप इसको रीड नहीं कराते, आधी भी ना समझ आएंगे, आ जाएंगे बस, चले ठीक है, ये आपने रीड करना। तो अब सुन लीजिए हम किस काबिल हैं इस वक्त, ये ज़हन में रखिएगा। हमने आईटी का चैप्टर पढ़ लिया, आईटी के चैप्टर के बाद चैप्टर आपके पास पेपर हालांकि हो जाएंगे, लेकिन वो आपकी फॉल्स फीलिंग है, क्योंकि लेटेस्ट अप्रोच में वो आईटी को और इसको मिक्स करेगा। कल मैं क्वेश्चन ऐसे बना के लाऊंगा जिसमें आईटी के और मैनुअल वीकनेस इकट्ठी होंगी, और आपने इनको आइडेंटिफाई करना होगा। बल्कि कल ऐसा करेंगे, कल वो मेंटी क्विज के जरिए से ना आपको प्रैक्टिस करवा दूं, छोटी, वो भी करवा देंगे, पास पेपर का क्वेश्चन भी। तो कल का जो लेक्चर है हमारा, हालांकि संडे को है तो स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल होना है, ठीक है। कल चाय पानी का भी इंतजाम होना चाहिए भैया। तो कल के लेक्चर में आपने क्या सीखना है, कंट्रोल्स की केस स्टडी। कंट्रोल की केस स्टडी कैसे होंगी, आपको क्लाइंट का सिस्टम बताएगा, क्या बताएगा, क्लाइंट का इंटरनल सिस्टम बताएगा, और आपसे कहेगा इसमें से वीकनेस आइडेंटिफाई करो। और याद रखें, पुराने जमाने की केस स्टडी में वो एक वक्त में एक ही सिस्टम सेल्स वगैरह पूछता था, लेकिन हम जब कल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल सिस्टम, और उस मल्टीपल सिस्टम में भी अपग्रेडेड प्रैक्टिस करनी है, पुरानी नहीं। क्योंकि आईकैप अपना तरीकाकार चेंज कर रहा है, तो हमें भी कर लेना चाहिए कि वही पुराने तरीकाकार के मुताबिक चलना चाहिए।
कर लेना चाहिए ना, तो कर लेंगे कल तैयार। कल के लिए जरूरी क्या है आपके लिए, आपने चैप्टर 18 की रिवीजन करके आनी है और चैप्टर 9 में ये जो है ना हर एरिया का बॉक्स बना के लाइकली टू अपीयर वीकनेस ये पढ़ के आना है। कि बहुत ज्यादा काम तो नहीं है, वादा करें, फिर वादा करें, आई शपथ, आई शपथ, शपथ शपथ, कल चैप्टर 18 को रिवाइज कर पढ़ के आना है और चैप्टर 9 में से जो बॉक्स वाली है ना, ये वाली लाइकली टू अपीयर वीकनेस, इसको रीड कर रहे हैं, बस रीड कर रहे हैं। कोई लिखना लुखना टाइम मिले तो कर लीजिएगा, करेंगे पक्का। चलिए जी, कोशिश कर लीजिएगा, ना शपथ ना लें, वादा भी ना करें, वादा भी ना करें, लेकिन इरादा कर ले, इरादा कर लेते हैं। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।